हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूंगा। सो आज से मैं आप लोगों के लिए 11th एंड 12th की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों सबसे पहले मैं 12th की फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद धीरे 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 और भी अदर सब्जेक्ट की फैकल्टीज आपको मिल जाएंगी। सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो हम छोटी छोटी और क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जैसे 11th, 12th एंड 9th। तो आइए सबसे पहले मैं 12th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करता हूँ। बच्चों पढ़ाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। देखिए, मैं मानता हूँ मैं आपको आज की सिचुएशन को देखते हुए ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, बट आपको सारी चीजें जो आप ऑफलाइन एकेडमिक क्लास में आप पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं और बोर्ड एग्जाम के बच्चे को जो कंसंट्रेशन रखना है, जो सिंसियरिटी दिखानी है, वो सारी चीजें आप लोगों को बेटा दिखानी है। बेटा मैं जो भी कुछ आप लोगों को बताऊं या जो भी कुछ मैं आपको समझाऊं वो सारी चीजें आपको A to Z नोट डाउन करनी है और पर्टिकुलर तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग उनके नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जब तक बच्चों आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में नोट्स ही काम आएंगे आपके बच्चों। तो इसलिए सारी चीजों के नोट्स बनाएं। दूसरी बात, आपकी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी तरीके की, तो आप सीधे मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या इसके अलावा पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। सो बच्चों मैं आपका समय ज्यादा ना लेकर अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले क्लास 12 फिजिक्स। मेरे बच्चों फिजिक्स में आपकी दो बुक है, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक। सबसे पहले मैं फर्स्ट बुक की बात करूंगा। फर्स्ट बुक में लेसन नंबर फर्स्ट का बेटा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे चैप्टर में बच्चों में आप सभी लोगों को हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीजें समझाऊंगा और उनके दो तीन एग्जांपल्स भी दूंगा और उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस भी लगाऊंगा। तो सारी चीजें आपको नोट आउट करनी है। इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट करें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझें। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो सुनिए बच्चों, किसी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उस पर उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उस पर चार्ज होगा बच्चों 1 into E। अगर किसी कंडक्टर में दो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बच्चों तो उस पर चार्ज होगा 2E। 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो चार्ज हो जाएगा 3। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस पर उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बच्चों तो उस पर चार्ज हो जाएगा Ne। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q = Ne। Q बेटा इसका रिप्रेजेंट सिंबल है, Q से इसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो Q = Ne। एक बार और समझिए मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q = Ne, जहां N, ये जो बेटा N है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि फिक्स होता है और कभी बदलता नहीं है। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। इसका जो बच्चों मात्रक होता है हमारा यूनिट, इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चों कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर इसकी यूनिट है। इसके बाद आती है इसकी डायमेंशन यानी कि विमा। इसकी जो विमा होती है वो होती है AT। विमा आपने 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। विमा को हमेशा कैपिटल लेटर और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है AT। अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात नोट करके नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए।
आवेश का जो मात्रक मैंने अभी भी आपको बताया कूलम, ये जो मात्रक होता है मेरे बच्चों, ये केवल एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए। एक बार मैं एक एग्जाम देखने गया तो वहां पर मैंने क्या देखा कि क्वेश्चन आया कि वैद्युत आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है, तो इसका आंसर है मेरे बच्चों ESU यानी ईसू। फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसका किस में मात्रक है मेरे बच्चों? सीजीएस पद्धति में। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों? सुनिए, पॉजिटिव चार्ज धनावेश। जब कोई पदार्थ, धनावेश मतलब धनी, धनावेश मतलब धनी, और धनी व्यक्ति हमेशा क्या करता है? त्यागता है। धनी व्यक्ति क्या करता है? हमेशा त्यागता है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश, और धनावेश मतलब धनी यानी कि त्यागने वाला। तो सुनिए, इसकी डेफिनेशन यहीं से बनेगी। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। किसी चालक, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, आप सुना होगा इसका नाम सोडियम। सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम तोड़ते हैं तो ये 2 8 1 में टूटेगा। और बच्चों अंतिम कक्षा में लास्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, जो कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है मेरे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ऐसी फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ते हैं तो 2 8 2 में टूटेगा, और अंतिम कक्षा में इसके में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो 2 8 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा मेरे बच्चों, तो मैग्नीशियम पर चार्ज आ जाएगा Mg+2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +3। इसी तरीके से कोई भी पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। एक बार और सुन लीजिए पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन मेरे बच्चों। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो एक धनावेश, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो 2 धनावेश, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो 3 धनावेश। अब आते हैं हम आगे की ओर मेरे बच्चों, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। ऋणावेश इसका अपोजिट होता है। ये ऋणावेश मतलब ऋणी, ऋणी मतलब उधार लेने वाला, ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पर पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब ग्रहण एक इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक ऋणावेश, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 ऋणावेश, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 3 ऋणावेश। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसकी डेफिनेशन सुनिए। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है मेरे बच्चों 17। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे हम 2 8 7,
अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा मेरे बच्चों? ग्रहण कर लेगा। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा मेरे बच्चों, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। ऐसी सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा। ऑक्सीजन एक गैस है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा -2। ऐसी और भी बहुत सारे तत्व हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करेंगे उस पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगली हेडिंग बच्चों, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। तो ध्यान से सुनिए, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। हेडिंग डालेंगे हम सभी लोग क्या? आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। क्वांटिमीकरण सिद्धांत। मेरे बच्चों देखिए, एक बात में, एक कॉमन बात है वो आपको याद रखनी है। जब भी कोई प्रमेय या कोई नियम या कोई सिद्धांत आपको बताया जाए तो एक बात कॉमन आती है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कोई नियम पूछा तो आप क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार। या मैंने आपसे कोई थ्योरम पूछी, सिद्धांत पूछा, तो आप बोलेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसे यहाँ पे भी हम एक सिद्धांत बता रहे हैं, तो शुरुआत में हमें एक लाइन बोलनी पड़ेगी, क्या बच्चों? इस सिद्धांत के अनुसार। तो सुनिए ध्यान से, आवेश का क्वांटिमीकरण। क्वांटिमीकरण का मतलब होता है मेरे बच्चों संख्या, एक कंप्लीट संख्या। क्वांटिमीकरण का मतलब है पूर्ण संख्या। ये जो क्वांटिमीकरण जो शब्द है इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्या। अब आवेश का मतलब, तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की जब डेफिनेशन बताई तो उसमें आपको एक चीज बताई, क्या? कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो चार्ज हो जाएगा 1 × E। 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो चार्ज हो जाएगा 2 × E। 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो चार्ज हो जाएगा 3 × E। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उस पर उतना ही मल्टीप्लाई होकर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में होते हैं मेरे बच्चों? वो एक पूर्ण संख्या यानी कि कंप्लीट नंबर में होते हैं मेरे बच्चों। किस में होते हैं? कंप्लीट नंबर में, पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि कंप्लीट नंबर होगा। ऐसा नहीं कि 2.5 3.2 1.6 पॉइंट में वो डेसिमल्स में नंबर नहीं होगा, वो एक कंप्लीट नंबर होगा, पूर्ण संख्या। तो सिद्धांत सुनिए मेरे बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार, क्या बोला? इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक पर उत्पन्न आवेश, किसी चालक पर उत्पन्न आवेश उस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद और नई लाइन में लिखेंगे हम, यही आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसमें चार्ज हो जाएगा 1 × E। 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो चार्ज हो जाएगा 2 × E। 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो चार्ज हो जाएगा 3 × E। इस तरीके से अगर बाय द वे 16 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज हो जाएगा 16 × E। ये जो नंबर जो है आप देख रहे हैं 1 2 3 16 जो भी है XYZ जो भी नंबर है वो सब किस रूप में है मेरे बच्चों? वो सब किस में है? पूर्ण संख्या के रूप में है। किसके रूप में है? पूर्ण संख्या के रूप में। और सब में कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, जिसकी वैल्यू आप सब जानते हैं। तो कहने का मतलब आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत सिंपल सा है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक पर उत्पन्न आवेश उस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q = N × E। बॉक्सेस बंद। यही आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत है। तो अगली हेडिंग आती है मेरे बच्चों, उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे आप। अगली हेडिंग आती है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण का नियम। देखिए बच्चों, संरक्षण के जितने भी नियम हैं ये सब एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं कि ना तो ये उत्पन्न होते हैं ना ही ये नष्ट होते हैं, यानी ना तो ये प्रोड्यूस होते हैं ना ये डिस्ट्रॉयड होते हैं।
और जब भी कोई नियम बताते हैं तो शुरुआत में एक लाइन आएगी क्या, इस नियम के अनुसार। तो सुनिए बच्चों, इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, परंतु यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक रूम है, उस रूम में एक फैन लगा हुआ है मेरे बच्चों और एक स्विच है। मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही जो चार्ज होगा वो कहां पहुंच जाएगा, फैन के अंदर। अब फैन क्या हुआ, चलने लगा, उसमें करंट आ गया, पर उसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ। वो स्विच का चार्ज था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर कहां पहुंच गया, फैन में पहुंच गया, जिससे फैन चलने लगा। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आइए, आवेश संरक्षण का नियम, ना तो इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, परंतु यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अगली हेडिंग आती है बेटा इसके बाद कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो सुनिए, देखिए कूलाम का नियम बताने से पहले कुछ बातें हैं वो आप समझिएगा। कूलाम का नियम, दो शब्द हैं मेरे बच्चों, कॉमन शब्द हैं जो आपने सुने होंगे। एक शब्द होता है समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। और एक शब्द होता है व्युत्क्रमानुपाती। आपने सुने होंगे ये शब्द, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती। पर कई बच्चे इनका मतलब नहीं जानते। मैं कईयों से पूछता हूं कि बेटा समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब कोई नहीं जानता। मतलब सुनिए क्या होता है समानुपाती का मतलब, सुनिए ध्यान से। समानुपाती का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इस वैल्यू के समानुपाती है, ये वैल्यू इस वैल्यू के समानुपाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। दैट इज कॉल्ड समानुपाती। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान भी घटेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड व्युत्क्रमानुपाती। अब कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम ने नियम क्या दिया वो सुनिएगा। दो बातें बताई कूलाम ने, वो बातें समझ में आ गई तो नियम समझ में आ जाएगा। तो सुनिए बातें क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। कूलाम ने ये बोले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दो आवेश है, ठीक, ये दोनों ही मैग्नेट्स, आवेश यानी मैग्नेट्स एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दो मैग्नेट्स और हैं, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दो मैग्नेट्स एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर है और दूसरी दो मैग्नेट्स एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों मैग्नेट्स में कौन सी मैग्नेट ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, पास वाली या दूर वाली? यस, पास वाली, क्योंकि पास वाली जो होगी उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा। अट्रैक्शन रिपल्सन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सेम पोल है, सेम पोल का मतलब समान ध्रुव है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। बट अगर अपोजिट पोल है यानी विपरीत ध्रुव है, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से कि दो आवेश थे, वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और एक दूसरा आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कूलाम ने ये बताया, और आप खुद सोचिए कि दोनों में किस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, जो पास वाली है या दूर वाली? पास वाली पर, क्योंकि उन पे फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई हो जाएगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि क्या हो गया, फोर्स जो होगा आपका इसमें वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि दूरी जितनी कम होती जा रही है फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा। जब दो मैग्नेट्स को हम जितना ज्यादा पास लाएंगे उनमें फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। वो एक अलग बात है कि उनमें अट्रैक्शन लगे या रिपल्सन लगे, आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण, बट ध्यान रखिए लगेगा कोई ना कोई एक फोर्स। ठीक, दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, दूरी
दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। तो पहली बात तो दूरी वाली। दूसरी बात आती है अब आपके चार्ज वाली। तो सुनिएगा चार्ज वाली का कैसे कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल एक छोटी मैग्नेट है, एक बड़ी मैग्नेट है। छोटी मैग्नेट का चार्ज कम होगा, बड़ी मैग्नेट का चार्ज ज्यादा होगा। अब आपको सोचिए छोटी मैग्नेट है, एक बड़ी मैग्नेट है, तो फोर्स कौन ज्यादा अप्लाई करेगी, बड़ी वाली या छोटी वाली? ऑफिशियली बड़ी वाली, क्योंकि बड़ी मैग्नेट का चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। छोटी मैग्नेट का चार्ज कम है तो वो कम फोर्स अप्लाई करेगी। तो कूलाम ने यही तो बात बताई कि चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा, और दूसरी बात डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा। इन दोनों ही बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये नियम बता रहा हूं। तो सुनिए बेटा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। कूलाम का नियम, फॉर एग्जाम्पल ये दो बिंदु आवेश है। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। क्या बोला बच्चों मैंने? माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक, अब ये दोनों आवेश है, मैंने आपसे क्या कहा, ये दोनों आवेश हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव हो, या ये भी हो सकता है कि एक नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव हो। अगर दोनों सेम चार्ज है तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, और अपोजिट चार्ज है तो इनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो दोनों ही फोर्स कर सकती हैं, डिपेंड करता है दोनों आवेशों की प्रकृति पर, यानी कि इन दोनों चार्ज के नेचर पर, कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है। तो आइए सुनिए, माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F हो तो, यदि इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F हो तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या था, सुनिएगा ध्यान से। कूलाम के नियम से कॉमा लगाएंगे और नई लाइन में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा से, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, मैं बोल रहा हूं सारी चीजों को मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता, इस बात का ध्यान रखिए, आप सुनिए ध्यान से। क्या बोला बेटे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम सभी लोग, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F proportional to Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट, F proportional to 1/r² इक्वेशन सेकंड। उम्मीद करूंगा क्लियर होगी बात। एक बार और समझ लीजिए, कूलाम का नियम यानी कूलाम का नियम। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F हो तो कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब है आवेश जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के दिखाई दे रहा होगा, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F proportional to 1/r², इक्वेशन सेकंड। फिर लिखेंगे बेटा नई लाइन से यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद, अर्थात F proportional to Q1 Q2 F proportional to 1/r²। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, मैं उधर मिटा देता हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला के लिखेंगे तो यहां हो जाएगा F proportional to Q1 into Q2 अपॉन r²। मेरे बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है F बराबर 1/4 पाई F साइलेंट नॉट। क्या होती है, F साइलेंट नॉट, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट। जहां ये 1/4 पाई F साइलेंट, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये बेटा एक नियतांक है। क्या है, नियतांक यानी कांस्टेंट वैल्यू, और नियतांक मतलब नियत जो कभी बदलता नहीं है।
इसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू होती है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। आपको याद रखनी है, फिक्स रखिए इसकी वैल्यू। आगे जाके जितने भी हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे उन सब में इसकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा, यही कूलाम का नियम है। अच्छा 4πε0 में ये जो ε0 जो है, ε0 इसको हिंदी में हम बोलते हैं मेरे बच्चों निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। तो सुनिएगा ध्यान से, उम्मीद करूंगा कूलाम्स का नियम क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों के, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर 9084409794 पर पर्सनली भी मुझे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उससे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा क्लियर है, मैं मिटा रहा हूं उसे। अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ते समय। सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये ε0, ये जो ε0 जो होता है बच्चों, इस ε0 को बोलते हैं हम निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है। देखिए वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता जो होती है मेरे बच्चों, ये क्या होती है? किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो कितनी स्पीड से फ्लो करती है, इस चीज को कौन डिनोट करता है? हमारी वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब है किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो कितनी स्पीड से फ्लो होगी, उस चीज को डिपेंड कौन करेगा? वैद्युतशीलता, यानी कि ε0। इसको हम ε0 बोलते हैं, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। और निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता फिक्स रहती है, कितनी होती है? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट इसकी अपोजिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिए, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर बाय द वे में ये जो ये जीरो लगा हुआ है बेस में, नॉट इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉट। अब इसे मैं ना लगाऊं, जैसे ये एफ साइलेंट नॉट, इसे क्या बोल रहा हूं मैं? एफ साइलेंट नॉट। अगर मैं नॉट ना लगाऊं तो ये केवल क्या हो जाएगा? एफ साइलेंट। इस एफ साइलेंट का मतलब है मेरे बच्चों माध्यम में वैद्युतशीलता। क्या है इसका मतलब? माध्यम में वैद्युतशीलता। इसका मतलब है माध्यम में वैद्युतशीलता। और माध्यम में जो वैद्युतशीलता होती है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है, डिपेंड करेगा उसके माध्यम पर। माध्यम जो होगा उसी माध्यम के अनुसार इसकी वैद्युतशीलता होगी। उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ε0 निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एफ साइलेंट होता है माध्यम में वैद्युतशीलता, जो कि डिपेंड करेगी इसके माध्यम पर। माध्यम क्या है? वही हो गई। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें। एक हेडिंग है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? सुनिए ध्यान से, परावैद्युतांक क्या होता है? सुनिएगा, परावैद्युतांक मेरे बच्चों क्या होता है? ध्यान से सुनिए। परावैद्युतांक का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल है एफ साइलेंट। एफ साइलेंट क्या है? माध्यम में वैद्युतशीलता, अभी भी आपको बताया। और एफ साइलेंट नॉट क्या बताया बेटा बच्चों? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। मेरी बातों पर फोकस करिए। एफ साइलेंट क्या होता है? माध्यम में वैद्युतशीलता। और एफ साइलेंट नॉट क्या है? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। अब ये बात आप जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब कोई चीज अपॉन में लिखी होती है 2/3, तो इसे बोलते हैं क्या? 2:3। क्या बोलते हैं? 2:3। यानी अपॉन में किसी भी चीज को हम रेशो में भी बता सकते हैं, अनुपात में भी हम बता सकते हैं। तो सुनिए, माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? रेशो। मेरी बात फिर सुनिए, माध्यम में वैद्युतशीलता, क्या बोला से? माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं, के बराबर एफ साइलेंट अपॉन एफ साइलेंट नॉट। उम्मीद करूंगा क्लियर है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया एफ साइलेंट जो है ये क्या है? माध्यम में वैद्युतशीलता। और एफ साइलेंट नॉट क्या? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। बट है तो दोनों ही वैद्युतशीलता ना।
तो जब ये भी वैद्यशील था और ये भी वैद्यशील था, तो दोनों की जो यूनिट्स होंगी वो सेम होंगी, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दोनों की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो कहने का मतलब है कि परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि संख्यात्मक मान होता है, जिसका ना तो कोई मात्रक होता और ना ही कोई विमा होती। मेरी बात ध्यान रखिएगा, इसका ना तो कोई मात्रक होता और ना ही कोई विमा होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट नोटेड बात क्या है, मैं रफ कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। एक बात और बची है इसकी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है, ये जो परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है, लोडेड पॉइंट क्या था इसमें मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए कि ये जो मैंने अभी आपको बताया परावैद्युतांक, इसकी वैल्यू 3 अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला निर्वात या वायु, एक शब्द बोला निर्वात या वायु, वैक्यूम। दूसरा होता है आपका धातु यानी मेटल्स, और तीसरा होता है परावैद्युत पदार्थ जिन्हें हम कुचालक पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए सुनिए ध्यान से, निर्वात या वायु में यानी वैक्यूम में, निर्वात या वायु में जो K की वैल्यू होती है यानी परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1, जो कि फिक्स रहती है, कभी बदलती नहीं है। दूसरी बात, ये बेटा एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात कि अगर बाय द वे धातु हो, क्या हो, धातुओं में K की जो वैल्यू होती है यानी परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है मेरे बच्चों, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। और तीसरी बात, परावैद्युत पदार्थों के लिए, परावैद्युत यानी कुचालक, पदार्थों के लिए, कुचालक पदार्थ आप सभी जानते हैं, रबर, कांच, ये सब एक्सेट्रा। परावैद्युत यानी कुचालक पदार्थों के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 1 से अधिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपना टॉपिक आज खत्म करता हूं। और बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, और इसे लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या कोई आप सुझाव देना चाहें तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। सो थैंक यू।